Hello everyone, good evening. Now we'll do the second exercise of the third lesson. That is exercise 3.2. And the exercise name is touching of circle. अगर दो सर्कल के बारे में बात करें तो वहाँ पे तीन रिलेशन बनता है. फर्स्ट वन इज द टचिंग. देखो फिगर बनाओ समझ में आ जाएगा. एक ऐसा हो सकता है, एक ऐसा हो सकता है और एक इसको बोलते हैं टचिंग, इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग, इसको बोलते हैं ओवरलैप. ओवरलैप समझ में आता है. अगर एक सर्कल के ऊपर एग्जैक्टली और एक सर्कल रह जाता है, ये देखो पूरा नहीं रहा, आधा रखा हुआ है, और ये देखो टच हो गया. ठीक है. अब ये टचिंग सर्कल हम जो पढ़ेंगे उसमें देखो टू टाइप ऑफ टचिंग आती है. मैं इसको समझाता हूँ. ये तो था खाली सर्कल कितने टाइप के रिलेशन में आ सकते हैं. टचिंग सर्कल कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के. एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल. अभी इंटरनल क्या होता है? व्हेन द स्मॉल सर्कल इज कंप्लीटली इनसाइड द लार्ज सर्कल. और एक्सटर्नल क्या होता है? टू सर्कल टचेस ईच अदर एक्सटर्नली. अभी डिफरेंस समझ में आता होगा. ये देखो अंदर से टच हुआ दिख रहा है और ये देखो बाहर से टच हुआ है. इसको मान लेते हैं रेडियस, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस. एक्चुअल हम इसमें पढ़ने वाले ये चीज़ का मेन इंपॉर्टेंट है. डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर. इन केस ऑफ इंटरनल द फॉर्मूला इज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज इक्वल्स टू R1 माइनस R2. कंडीशन एक होता है कि R1 बड़ा होना चाहिए. अदरवाइज यू कैन से द फॉर्मूला R2 माइनस R1 अगर R2 बड़ा है तो. एग्जैक्टली मीनिंग एक्चुअल क्या होता है? जो रेडियस बड़ा होगा उसको पहले लिखना, दूसरा माइनस लिखना. इसमें डिस्टेंस क्या होता है? फॉर्मूला R1 प्लस R2. मैं सिंपल खाली D लिख देता हूँ. इसमें कोई रिलेशन नहीं है छोटा बड़ा हो कुछ भी हो, क्योंकि प्लस में क्या होता है? 2 प्लस 3 भी होता है 5, 3 प्लस 2 भी होता है 5. माइनस में प्रॉब्लम होता है. 2 माइनस 2 होता है -1, 3 माइनस 2 होता है 1. तो डिफरेंस है ना, इसलिए ऐसा होता है. बट प्लस के टाइम में कोई फर्क नहीं पड़ता. तुम किसी को भी पहले लिखो. खाली ये दोनों फॉर्मूला तुम्हारा याद रखना बहुत ज़रूरी है. अगर इंटरनल हुआ तो क्या होगा, एक्सटर्नल हुआ तो क्या होगा. पहले इतना फटाफट लिख लो, थोड़ा सा बुक में नोट डाउन कर लो. और ये एक्सरसाइज में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इंटरनल टचिंग में. ओके. और एक चीज़ आता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, उस क्वेश्चन को थोड़ा मैं ये कर देता हूँ. टेंजेंट, नंबर ऑफ टेंजेंट है. व्हेन टू सर्कल नॉन, पहले स्टार्ट करता हूँ नॉन इंटरसेक्टिंग, फिर नेक्स्ट टचिंग. हाँ, ये ऑब्जेक्टिव में आता है मोस्ट ऑफ द टाइम. ठीक है. ये तीन टाइप का है. देखो, हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट वी कैन ड्रॉ? मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट. इन दिस केस द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इज 1 tangent, sorry, 2 tangent, 3, 4. In this case 1, 2, 3, and in this case 1, 2. डिफरेंस समझ रहे हैं ना? अगर दोनों सर्कल नॉन टचिंग है इसका मतलब वहाँ पे 4 टेंजेंट बना सकते हैं मैक्सिमम. मिनिमम हर जगह तो 1 ही आएगा, मैक्सिमम में गलत. इसमें क्या होगा 3, क्योंकि जो बीच में 2 बन रहा था यहाँ पे 2 कैसे बन सकता है? ये तो दोनों टच कर लिए तो एक ही बन पाएगा वहाँ पे. और ये दोनों इंटरसेक्ट कर लिए तो ये वाला टेंजेंट बन ही नहीं पाएगा, तो खाली ऊपर और नीचे का बनेगा. तो ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है, हाउ मेनी टाइम टेंजेंट यू कैन ड्रॉ. बस इतना ही बेसिक है और कुछ बेसिक नहीं है. विल गो फॉर द एक्सरसाइज. ओके.
इसको मिटा दे रहा हूँ, फॉर्मूला तुम्हारे याद रहेगा, लिख लिए होगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ये सब बच्चों का क्वेश्चन जैसा है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 थोड़ा स्टार मार्क कर दो, लिखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो। टू सर्कल हैविंग रेडियस 3.5 and 4.8 centimeter touches each other. First one is given internally. The first will write, let radius of two circle R1 and R2, रेडियस को ले लिया R1 R2, तो पहला वाला नंबर दिया R1 ले जाएगा मेरा 3.5 एंड R2 इक्वल्स टू 4.8. Then I'll write the distance between the center. पूछा ना find the distance between the center. You will write here distance between their center is equals to R2 minus R1. समझ रहे क्यों? क्योंकि R1 बड़ा है R2 बड़ा है R1 से, तो बड़े वाला ही पहले लिखेंगे। तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आएगा सर बड़े वाला पहले लिखने क्या जरूरी है? डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता नहीं, अगर मैं छोटे वाले को पहले लिखूंगा तो मुझे माइनस में आएगा आंसर, तो रॉन्ग हो जाए, क्योंकि माइनस में आंसर नहीं आना चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस हर टाइम पॉजिटिव होता है। सो 8 minus 5 will be 3, 4 minus 3 will be 1.3 सेंटीमीटर। बस इतना ही करना था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखो एग्जैक्टली सेम है। इज गिवन दैट टू सर्कल ऑफ रेडियस 5.5 and 4.4, अगेन द सेम थिंग विल राइट, लेट radius of two circle is R1 and R2. R1 is equals to 5.5 and R2 equals to 4.2. Then we will find the distance between their center. Distance between their सेंटर इज इक्वल्स टू, आई राइट R1 प्लस R2, क्योंकि एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। R1 जाए क्या लिखना है 5.5 प्लस R2 जाए क्या लिखना है 4.2, सो इट विल बी 9.7 सेंटीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, दोनों जगह खाली फाइंड आउट कर लेंगे। पता है इसमें क्या डिफिकल्ट है दोनों क्वेश्चन में? एक होता है इंटरनल के लिए दिया है और एक दिया है एक्सटर्नल के। इंटरनल के लिए हमारा फॉर्मूला माइनस होता है, एक्सटर्नल के लिए प्लस होता है। तुम चाहो तो यहाँ पे भी लिख सकते हो ब्रैकेट में भी इंटरनल, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखोगे एक्सटर्नल टर्म्स। मतलब ये फॉर्मूला हमने जो किए क्यों किए, प्लस क्यों किया और उसको माइनस क्यों किए, ये भी लिख सकते हो। देन क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 में देखो दो क्वेश्चन दिया है। If the radius of the two circle is given 4 cm and 2.8 cm, draw figure of this circle touches each other externally and internally. Externally, अभी कभी क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन 3 से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन तुम्हें एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराया था। देखो कहीं मान लेते क्वेश्चन में दिया हुआ ऐसे R1 इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड R2 इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन पूछा है डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। बताओ क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर 2 होगा, एक 9 होगा और एक 1 होगा। तुम बोलो सर दो आंसर क्यों? अगर क्वेश्चन में डिफाइन नहीं किया इंटरनल है या एक्सटर्नल है, तो तुम्हें दोनों को कैलकुलेट करना होगा। एक बार कैलकुलेट करना होगा इंटरनल के लिए और एक बार कैलकुलेट करना होगा एक्सटर्नल के लिए। अगर उसने डिफाइन किया है तो फिर एक ही आंसर आएगा, बट खाली दिया है कि बोथ सर्कुलर टचेस ईच अदर और कैसे टाइप का टच नहीं दिया है, तो हमारा आंसर 2 आएगा। इट विल बी 9 सेंटीमीटर और इट विल बी 1 सेंटीमीटर। 9 कैसे होगा समझा ना? 4 and 5 मिलाएंगे तो 9 होगा एक्सटर्नल के लिए, माइनस करेंगे तो 1 होगा इंटरनल के लिए। अब हम चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में। बोथ सर्कल रेडियस दिया हुआ है 4 and 2.8। सो आई राइट योर फर्स्ट, लेट रेडियस ऑफ टू सर्कल बी R1 and R2।
R1 और R2 ले लिया। R1 इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, R2 इक्वल्स टू 2.8 सेंटीमीटर। ये मेरे लिए गिवन दिया है। फर्स्ट पॉइंट दिया एक्सटर्नल, आई विल राइट हियर फॉर एक्सटर्नल टच। पहले मैं फाइंड आउट करूंगा डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, फिर मैं ड्रॉ करूंगा डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, देयर सेंटर इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल दिया है तो R1 प्लस R2, 4 प्लस 2.8 इज इक्वल टू 6.8 सेंटीमीटर। तुम्हें क्या करना है, पहले अपने स्केल और पेंसिल लेके 6.8 का लाइन बनाना है। कितने का लाइन बनाना है? अभी 4 सेंटीमीटर लेके पहले एक सर्कल बना देना। अभी जो रिमेनिंग पार्ट है वो ऑब्वियसली 2.58 होगा। तुम्हें क्या करना है, राउंडर यहाँ पे रखना है, यहाँ तक बढ़ाना है पेंसिल वाले पार्ट को, बस हो गया। इतना खाली तुम्हें करना है। जैसे यहाँ पे मैंने किया फॉर एक्सटर्नल, सेम करोगे यहाँ पे फिर फॉर इंटरनल। फॉर इंटरनल टच फिर लिखोगे डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज इक्वल टू R1 माइनस R2, क्योंकि यहाँ पे देखो R1 बड़ा है तो 4 माइनस 2.8 इक्वल्स टू 1.2 सेंटीमीटर। अभी क्या करना है इसमें पता है, पहले 1.2 का ले लो, 1.2 सेंटीमीटर का लेंथ ले लो। फर्स्ट इसी पॉइंट में रख के अगर तुम 4 वाला मेजर कर रहे हो तो 4 वाला लाइन कहीं ना कहीं ऐसा आएगा। फिर दूसरा के लिए क्या लोगे, 2.8, तुम 2.8 लेना नहीं जी, यहाँ पे रखो राउंडर, यहाँ तक टच कराओ, फिर ऐसे सर्कल घुमा दो। ये ऑब्वियसली तुम्हें 1 पॉइंट से ज़्यादा ही आएगा, तो क्या करोगे, ऐसे सर्कल लेके तुम्हारा सर्कल ऐसे बनेगा। तुम चाहो तो दोनों रेडियस को ज्वाइन कर सकते हो, बट ऐसे करोगे तो भी चलेगा। हमको कल कंस्ट्रक्शन से मतलब है। पहले क्या करना है, एक पॉइंट में रखना है 4 वाला लेना है, दूसरे पॉइंट में रखना है 2.8 लेना है, तो अपने आप जॉइंट हो जाएगा, इंटरनली टच हो जाएगा। बट याद रखना इसमें एक बार क्या है 4 लेना है और ये 2.8, यहाँ पे भी एक बार क्या लेना है, इस पॉइंट में रख के 4 लेना है और इस पॉइंट में जो रखोगे तब कितना लेना है, 2.8 सेंटीमीटर लेना है। लेके ज्वाइन करोगे तो 2 ट्रायंगल, 2 सर्कल तुम्हें बन जाएगा। नेक्स्ट विल गो फॉर द इम्पोर्टेंट वन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को तो अच्छे से पढ़ो, उसमें 2-3 बिट दिया हुआ है, तीनों बिट हमको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 4, 5 दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो एग्जाम के लिए, और एग्जाम के लिए 5th वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो अच्छे से इसको समझना, ये पूरा स्पेस ले लेगा बोर्ड का। देखो क्या दिया है, इन फिगर 3.27 द सर्कल विथ सेंटर P एंड Q टचेस ईच अदर एट पॉइंट R। 2 सर्कल दिया है, मैं ट्राई करता हूँ पहले बनाने के लिए फिगर। द सेकेंड सर्कल इज लिटिल बिगर, नो, ठीक है। टचेस एट पॉइंट R। गिवन पूरा बहुत लंबा सा दिया है, तो गिवन में लिख नहीं रहा हूँ, मैं खाली डिटेक्ट कर रहा हूँ, तुम लिखोगे। गिवन में क्या लिखोगे, P एंड Q आर द सेंटर ऑफ द सर्कल, टचेस ईच अदर एट पॉइंट R, ए लाइन पासिंग थ्रू द R एंड मिड द सर्कल एट पॉइंट A एंड B रेस्पेक्टिवली, जो लिखा है। देन प्रूव दैट में दिख रहा है, तीनों बिट दिया है, 2 प्रूव भी लिखना है तुम्हें, फर्स्ट बिट, सेकेंड बिट और थर्ड बिट, तीनों बिट लिख लेना। Then I'll go for the solution. देखो फर्स्ट दिया है हमको प्रूव करना है सेगमेंट AP पैरेलल टू BQ।
ये ए पी को और बी क्यू को हमको पैरेलल बताना है, तो इसके लिए जो जो स्टेप लिखूंगा तो पूरा एग्जैक्टली ध्यान से देखना पड़ा। इन सोल्यूशन फर्स्ट आई राइट एंगल पी आर ए इज इक्वल्स टू एंगल क्यू आर बी। एंगल पी आर ए इज इक्वल्स टू एंगल क्यू आर बी, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल अपोजिट एंगल। पूरा स्टेप्स अच्छे से याद रखना। मैंने किस किस एंगल लिया समझा ना, पी आर ए इज इक्वल्स टू क्यू आर बी, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल ले लिया। सेकेंड आई विल राइट हियर इन ट्रायंगल पी आर ए, जो नेमिंग यहाँ पे देखो नेमिंग भी ऐसे लिखा था कि तुम्हें कन्फ्यूजन ना हो। पी आर ए ट्रायंगल में मैं लिखूंगा पहले पी आर इज इक्वल्स टू पी ए, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। एक ही सर्कल का दोनों रेडियस है, पी ए भी है और पी आर भी है, तो दोनों रेडियस सेम हो जाएगा। सो आई कैन से देयर एंगल पी आर ए, जो एंगल यहाँ पे लिखा था, विल बी इक्वल्स टू एंगल ए। मैं यहाँ पे 3 पॉइंट तो 3 पॉइंट लिख देता हूँ, पी ए आर लिख देता हूँ। समझ रहा है ना, ये एंगल अभी किसको इक्वल कर दिया मैंने, इसको इक्वल कर दिया, क्योंकि इसको बोलते हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल थ्योरम। ट्रायंगल थ्योरम, आइसोसेल्स ट्रायंगल थ्योरम क्या होता है ना, जो ट्रायंगल से में दो साइड सेम होते हैं उनके दो अपोजिट एंगल भी सेम हो जाते हैं। अभी मैं इसको दूंगा इक्वेशन नंबर 2, बस इतना ही करना और कुछ नहीं। ये 3 लाइन फिर मैं लिखूंगा दूसरे ट्रायंगल के लिए। दूसरे ट्रायंगल का नेमिंग देखो वहाँ से लूँगा, जैसे यहाँ पे पी आर ए था तो यहाँ पे लिया पी आर ए, बता यहाँ पे क्या दिया क्यू आर बी। इन ट्रायंगल क्यू आर बी, एग्जाम में लिखने के लिए हमारे पास सोल्यूशन तो नहीं रहेगा, बट ये सब स्टेप से याद रखो ना, अपने आप आ जाएगा। मैंने लिखा क्यू आर बी, तो वहाँ पे लिखूंगा मैं क्यू आर इज इक्वल्स टू क्यू बी, वापस सेम थिंग, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ये दोनों भी रेडियस ही है उस सर्कल के, दूसरे सर्कल के, तो दोनों का रेडियस सेम हो जाएगा। तो इनके ऑपोजिट एंगल बताओ, सेकेंड एंगल मेरा यहाँ पे क्या है, क्यू आर बी एंगल किसको इक्वल हो जाएगा, क्यू बी आर को, बाय आइसोसेल्स ट्रायंगल थ्योरम। ये मेरे लिए हो गया इक्वेशन नंबर 3। ये तीनों को थोड़ा अच्छे से ट्राई करो समझने के लिए। फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया होगा, दोनों वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, जहाँ पे एक्स बनता है उसको वर्टिकल ऑपोजिट एंगल बोलते हैं। फिर मैं ये ट्रायंगल में लिया, ये दोनों साइड सेम है, दोनों एंगल सेम हो गया। ये ट्रायंगल लिया, ये दोनों साइड सेम है, तो ये दोनों एंगल भी सेम हो गया। अब एक बार देखो ये सबके सब सेम हुआ कि नहीं। देखो अगर मैं पी आर की जगह क्यू आर भी लिख दूँ और यहाँ पे क्यू आर बी की जगह पी आर ए लिख दूँ, तो सब देख लिख दूँ सेम। दैट मीन्स देखो ये दोनों के लेफ्ट साइड पी आर ए क्यू आर बी, ये दोनों पहले से इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल होगा कि नहीं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा स्टेटमेंट, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, तीनों इक्वेशन से ये दोनों पहले से सेम थे, तो मैं राइट साइड को सेम करूँगा, पी ए आर इज इक्वल्स टू क्यू बी आर। अब इसको सेम करने के मैं कंसेप्ट बताता हूँ, सुनो। अगर मैं बोलूँ x इज इक्वल्स टू वाई, x इज इक्वल्स टू पी, y इज इक्वल्स टू क्यू। सुनो x y सेम है और x किसको सेम है, p को, y किसको सेम है, q को, तो मैं इनडायरेक्टली बोल सकता हूँ p किसको सेम होगा, q को। यही कंसेप्ट मैंने वहाँ पे यूज़ किया। अब ये दोनों सेम करने का रीज़न क्या मिलेगा हमको, फ़ायदा क्या होगा, अगर ये a एंगल और ये b एंगल सेम होते हैं, द मैक्स z एंगल दिख रहा है, और z एंगल अगर सेम हो जाते हैं, दैट मीन्स द दो लाइन जो होते हैं ना z एंगल के, याद रख लेना। अगर ये दोनों सेम हो गए तो ये दो लाइन कंपलसरी पैरेलल होंगे, क्योंकि इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। सो आई विल राइट हियर, सो लाइन पी ए विल बी पैरेलल टू क्यू बी, पैरेलल टू लाइन क्यू बी बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट। ये हमने पढ़े थे 9th स्टैंडर्ड में, सेकेंड लेसन पैरेलल लाइन में था, कि अगर कोई भी दोनों लाइन पैरेलल होते हैं तो उनका अल्टरनेट एंगल सेम होता है, और उसका टेस्ट क्या होता है, अगर अल्टरनेट एंगल सेम हो गया तो लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल। 4 स्टेप मैंने बना दिया हूँ, पूरा अच्छे खासे पूरा बाहर हो जाना चाहिए तुम्हारा। कैसे, पहले इन दोनों को इक्वल करना है,
ये ट्रायंगल लिए, इन दोनों को इक्वल करना है, ये ट्रायंगल लिए, इन दोनों को इक्वल करना है। ये तीनों कंडीशन से हमको मिलेगा ये दोनों सेम है। अगर ये दोनों सेम हो गए, ये बनाते हैं जेड एंगल। कौन सा एंगल बनाते हैं? जेड एंगल बनाने वाले बीच वाले लाइन की वजह से जो दो एंगल बनते हैं, दोनों एंगल क्या होते हैं? सेम, तो ये दोनों पैरेलल हो जाते हैं। तो हमारे ये सेम बन गया, तो लाइन क्या हो जाएगा? पैरेलल। ये 4 स्टेप्स को अच्छे से एक बार समझने की कोशिश करो। फिर हम करेंगे सेकेंड बिट। सेकेंड बिट क्या दिया? देखो ट्रायंगल का नाम देखो क्या लिखा है। पहले ट्रायंगल APR एंड ट्रायंगल RQB को सिमिलर करना है। इन ट्रायंगल APR सिमिलर करना है, तो पहले हम तो लेते हैं, उसके बाद हम प्रूव करेंगे ना सिमिलर है कि नहीं। RQB, APR RQB, पहले हम देखेंगे कि रियल में सब मतलब इसके कोई टेस्ट सिमिलरिटी में कैसे टेस्ट होता है। साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड और एंगल एंगल टेस्ट, ये 3 टेस्ट होता है। अभी यहाँ पे साइड के बारे में तो हमको उतना नहीं मालूम पड़ेगा, बट एंगल एंगल टेस्ट में सिमिलर हो जाएगा। कैसे होगा देखो, मैं हर एक एंगल को करूँगा ना तो भी इक्वल आ जाएगा। फर्स्ट मैं एंगल ले रहा हूँ जो ट्रायंगल का नाम दिया है APR इक्वल्स टू RQB। तुम्हारे माइंड में आएगा सर कैसे दोनों एंगल सेम है, तो दिया नहीं। एक बार फिगर में चलते हैं। APR ये वाला एंगल, RQB ये वाला एंगल। मतलब जब हमने प्रूव कर दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये भी एक टाइप का जेड नहीं बन रहा है। ये देखो, तो ये दोनों को बोलेंगे अल्टरनेट एंगल। बोलोगे ठीक है सर, एक एंगल तो हो गया, दूसरा एंगल कैसा आएगा? दूसरा एंगल खाली नाम को थोड़ा उल्टा कर दो। मैं APR को ARP कर देता हूँ, RQB को RBQ कर देता हूँ, करस्पॉन्डिंग होना चाहिए। बोलोगे ये दोनों कैसे सेम होगा? ARP, देखो ARP कौन है? ये वाला एंगल। RBQ कौन है? RBQ ये वाला एंगल। बोलो सर ये दोनों में कहाँ रिलेशन आया? हमने पहले किए थे ये दोनों सेम था, थर्ड में किए थे ये दोनों सेम था। फर्स्ट वाला देखो, फर्स्ट में किए थे ये इसको सेम था, सेकंड में ये वाला ट्रायंगल था, बट थर्ड में किए थे ये दोनों सेम था। तो बताओ फिर ये दोनों सेम हुआ कि नहीं? तो यहाँ पे लिखो खाली क्या पता है? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3। चलो देखते हैं 1 3 में। इक्वेशन 1 में क्या है? PAR QRB, QRB मतलब सॉरी PRA मतलब समझ रहे ये वाला एंगल। ये QRB की जगह मैं थर्ड इक्वेशन में ये QRB को हटा के QR लिख दूँ, तो क्योंकि दोनों सेम है ना। QRB दिख रहे दोनों, ये दोनों सेम है, तो ये दोनों भी सेम हो जाएगा। दोनों का नाम क्या है? PRA जिसको मैंने ARP लिखा हूँ, QBR जिसको मैंने RBQ लिखा हूँ, तो हो गया दोनों एंगल सेम। सो ट्रायंगल APR सिमिलर टू ट्रायंगल RQB बाय एंगल टेस्ट। हो गया सेकेंड पार्ट अपना सॉल्व। नाउ विल गो फॉर द थर्ड वन। थर्ड बिट क्या दिया देखो, थर्ड बिट दिया है फाइंड RQB। हमको RQB फाइंड आउट करना। ओके, ये मिडिल वाला एंगल फाइंड आउट करना, जबकि PR दिया 35। अभी ये दे दिया हमको 35 और पूछ रहा है ये वाला एंगल। अब तो ये 35 है, तो अभी हम प्रूव किए थे सारे एंगल सब सेम ही था ना, तो मतलब सबके सब 35 होगा। बट ये एंगल फाइंड आउट करने इससे मतलब नहीं, हमको इस एंगल को उठा के यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। तो फर्स्ट आई विल राइट हियर एंगल QRB इज इक्वल्स टू एंगल QBR इज इक्वल्स टू एंगल PAR इज इक्वल्स टू 35। अब बोलो सर ये सेम कैसे हुआ? देखो ये दोनों सेम थे इक्वेशन नंबर थर्ड में, QRB QBR। ये PR कैसे सेम हुआ ना? इन दोनों किसको सेम थे? दिख रहा है यहाँ पे QRB किसको सेम था? PRA को। और PRA किसको सेम था? PAR को। मीन्स कहीं ना कहीं फर्स्ट सेकंड थर्ड को लेके, तो यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। इन तीनों को अगर तुम कंसिडर करोगे ना, तो ये तीनों एंगल इक्वल मिलेंगे। अभी दोनों हो गया 35। ये कितना हो गया?
अभी मैं लिखूँ मैं डायरेक्ट आंसर। एंगल पूछा था कौन सा, आर क्यू बी। आर क्यू बी एंगल इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। और बोलोगे ये कैसे हुआ, इसको बोलते हैं रिमेनिंग एंगल थियरम। अब ये रिमेनिंग एंगल थियरम क्या होता है, 9th स्टैंडर्ड में था। अगर कोई भी ट्रायंगल में दो एंगल तुम्हें दे दिया है 35 और 35, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल मिला के 180 होता है, ये दोनों मिलके कितना हो गए 70, तो बचा हुआ एंगल कितना हुआ होगा, इसको बोलते हैं रिमेनिंग एंगल थियरम। इस थ्योरम का मतलब रिमेनिंग मतलब क्या, बचने वाला। अब हमको मालूम है तीनों एंगल मिला के ये एंगल मिले के 180 होगा, दो एंगल हमको मालूम पड़ गया 35 कितना हो गया 70, तो 180 से 70 जाएगा तो कितना बचेगा ना 110 बचेगा। बस ये तीनों बिट। अब बस देखो फर्स्ट बिट के लिए समझा क्या किया हमने, पहले तो हम दोनों को वर्टिकल दिख रहा है तो इक्वल कर दिए, फिर ये ट्रायंगल लिया दो साइड सेम है तो ये दोनों इक्वल हुआ, ये ट्रायंगल लिया दो साइड सेम है तो ये दोनों इक्वल हुआ, ये दोनों पहले इक्वल था, ये इसको इक्वल था, ये इसको इक्वल हुआ, तो ये दोनों इक्वल हो गए, तो ये जेड बना दिए तो लाइन पैरेलल हो गया। फिर मुझे दिया दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए, मैं नेमिंग समझा दिया कैसे करना है। जब ये एंगल फाइंड आउट करने दिया था, ये एंगल 35 दिया था हमको, ये पूछा है। अब ये ट्रायंगल में बाकी एंगल बचेगा तब नहीं ये बच चलेगा, तो इसको उठा के मैं इन दोनों से सेम कर दिया, क्योंकि हमारे तीनों रिलेशन में ये बता रहा है कि चारों एंगल सेम है। जब ये दोनों मिल गया हम 35 तो बचा हुआ एंगल हो गया 110 डिग्री। Next we'll go for question number 5, the most important question of that exercise. क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, स्टार्टिंग के स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है उसके। इज गिवन दैट इन द फिगर 3.28 द सर्कल विथ सेंटर ए एंड बी टचेस ईच अदर एट पॉइंट ई, line L is a common tangent that touches the circle at point C and D respectively. Find the length of CD if the radii of the circle is 4 and 6. पहले फिगर तो मैं यहाँ बना ले रहा हूँ, one small circle and one the little big circle is there. तुम राउंडर वगैरह यूज कर लेना। एट पॉइंट ई, बस इतना ही दिया है फिगर में। दोनों का रेडियस दिया है 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो गिवन वगैरह अगर तुम्हारा लिखा तुम लिख लो, क्या लिखोगे, ए एंड बी आर द सेंटर ऑफ सर्कल, लाइन एल इज द कॉमन टेंजेंट टचेस एट द पॉइंट सी एंड डी, सर्कल सॉरी फर्स्ट लिख देना ए एंड बी आर द सेंटर ऑफ द सर्कल टचेस ईच अदर एक्सटर्नली एट पॉइंट ई, ई के बारे में बता देना, फिर एल के सी डी के बारे में। देन विल राइट योर टू फाइंड देना, फाइंड द लेंथ ऑफ सी डी। टू फाइंड में क्या लिखोगे सी डी, देन कंस्ट्रक्शन लिखोगे जॉइंट ए सी, किसको जॉइंट किया मैंने, जॉइंट बी डी, देन आई राइट योर जॉइंट ए बी। जब कोई टच होते दोनों सेंटर याद रखना टचिंग पॉइंट से ही पास होता है। अभी नीचे एक लिखूंगा ड्रॉ सी एम पैरेलल टू ए बी, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे टाइम मैंने देखा हूँ लोग ऐसे जॉइंट ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो मैं थोड़ा डिफरेंट कर रहा हूँ, तो ट्राई करना समझने के लिए। ये दोनों क्या है, पैरेलल हमने कंस्ट्रक्ट किए। एम पॉइंट जितने कंस्ट्रक्ट किया ना उसको थोड़ा फिगर चेंज कर दे रहा हूँ।
कंस्ट्रक्शन डॉटेड लाइन में होता है, पैरेलल कहते हैं क्या, ठीक है। नाउ विल गो फॉर द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जैसे लिखूंगा तो ध्यान से देखना फर्स्ट। आई विल राइट योर AC perpendicular to CD, DB otherwise BD perpendicular to CD। यहाँ पे लिखोगे टेंजेंट थ्योरम। समझ रहा है ना, AC क्यों परपेंडिकुलर होगा ना, टेंजेंट थ्योरम में बताता है कि ये जो भी बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा, टेंजेंट को रेडियस को टच की। सो आई कैन से दैट AC विल बी पैरेलल टू BD। ये पैरेलल क्यों होगा, जब कोई एक कॉमन लाइन के ऊपर दो परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों ऑब्वियसली पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं, पैरेलल। अदरवाइज यू कैन से दैट बाय इंटीरियर एंगल टेस्ट ले लो। दोनों एंगल मिला के अगर 90 180 हो जाते हैं ना तो इंटीरियर एंगल टेस्ट में वो परपेंडिकुलर पैरेलल हो जाते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट का याद रखो। बताइए पॉइंट याद रहेगा, ये उसको परपेंडिकुलर होगा और ये इसको परपेंडिकुलर होगा तो दोनों लाइन क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। अभी मैं जो लिख रहा हूँ थोड़ा ध्यान से देखो। इन क्वाड्रिलेटरल ABMC, कौन से क्वाड्रिलेटरल लिया, ABMC। ओके, क्वाड्रिलेटरल लेने से पहले मैं सारा लेंथ फाइंड आउट कर लेता हूँ। AC इज इक्वल्स टू AE इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर दिया था ना, रेडियस छोटा वाला है तो वो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर मैं लिख देता हूँ BE इज इक्वल्स टू BD इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। फिर मैं लिख देता हूँ AB इज इक्वल्स टू AE प्लस EB, यहाँ पे लिखोगे एक्सटर्नल टच, दैट इज इक्वल्स टू 4 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 10। ये बिग पार्ट याद रखो, हम लोग कैलकुलेट करके सब रख दिए। अभी मैं लिखूंगा जो मैं लिख रहा था, इन क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल नहीं लेंगे तो भी चलेगा, आई कैन से क्वाड्रिलेटरल नहीं लिखता हूँ। सुनो, फर्स्ट में लिखता हूँ CM पैरेलल टू AB बाय कंस्ट्रक्शन। हमने कंस्ट्रक्ट किए थे CM और AB को पैरेलल किए थे। अगर CM और AB पैरेलल है तो उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो आई राइट हियर, नहीं पैरेललोग्राम प्रूव कर देते हैं, इसमें नहीं होगा। पैरेललोग्राम प्रूव कैसे करेंगे ना, इन क्वाड्रिलेटरल ABMC, कौन से क्वाड्रिलेटरल लिया, ABMC, AB पैरेलल टू MC बाय कंस्ट्रक्शन, देन विल राइट AC पैरेलल टू BM। क्यों होगा ना, जब AC और BD पैरेलल है तो BD का पार्ट तो BM है, बिकॉज AC पैरेलल टू BD, ये पैरेलल था इसलिए ये भी पैरेलल हो जाएगा। जब कोई क्वाड्रिलेटरल में दोनों ऑपोजिट पैरेलल होता है एक दूसरे को, सो द क्वाड्रिलेटरल ABMC इज ए पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम हो गया तो इनका ऑपोजिट साइड सब सेम हो जाता है। देखो ABMC यहाँ पे लिखे थे, उस जगह में लिखोगे AC इज इक्वल्स टू BM। अभी बताओ यहाँ पे हमने निकाल के रखे होंगे कुछ तो AC BM में से AC दिख रहा है यहाँ पे, AC कितना है 4, तो ये भी कितना हो जाएगा, जैसे ये दोनों सेम हो गया। अभी ऊपर दोनों को सेम कर दो, AB हमने निकाल के रखे 10, तो MC भी कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखोगे अपोजिट साइड्स आर इक्वल। चलो देखो अच्छे से एक बार, ये स्टेप थोड़ा इंपॉर्टेंट था। मैंने क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, 4 साइड हो गया तो क्वाड्रिलेटरल ले लिया। इसमें ABMC पैरेलल है, ABMC पैरेलल क्योंकि ये मैंने खुद ही कंस्ट्रक्ट किया हूँ। AC BM पैरेलल है, AC और DAB पहले पैरेलल था तो AB भी ऑब्वियसली पैरेलल हो जाएगा। कोई भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। तो ये क्वाड्रिलेटरल मेरे लिए क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड सेम होता है, तो बताओ AC के ऑपोजिट में कौन आएगा, BM। तो AC और BM सेम होगा, तो ये अगर 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा। अगर ये टोटल मुझे 10 मिला था तो ये भी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। मैंने खाली इतना काम किया। अभी मैं जाऊंगा ऊपर वाला पार्ट, ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल CMD या CDM लिखता हूँ,
इन ट्रायंगल CDM। एंगल CDM तो पहले से हमने बता दिया 90 डिग्री है, बिकॉज टेंजेंट थ्योरम। इसमें से हमको CM मालूम, MD नहीं मालूम। CM हमको मालूम है 10, हमको यहाँ से ढूंढ के रखे थे। और MD कैसे मालूम पड़ेगा ना, ये MD के लिए मैं क्या करूँगा ना, BD से BM को माइनस कर दूंगा। BD टोटल मेरे लिए क्या दिया था 6 होता था ना, सेकेंड रेडियस जो था 6 था, फर्स्ट रेडियस क्या था 4 था। तो अगर ये टोटल 6 था और मैं इसको इक्वल करके 4 किया था तो आंसर क्या बचेगा, दैट मीन्स ये मेरे लिए 2 सेंटीमीटर है। अभी लिखूंगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। अभी सब इजी हो गया। 90 के सामने जो होता है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। ये दिया हुआ है 10 स्क्वायर। CD हमारे पास नहीं दिया है, वो तो हमको फाइंड आउट करना है। DM हमको मिला 2 स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, CD स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 100 माइनस 4 इक्वल्स टू CD स्क्वायर। 100 से 4 जाएगा, बचेगा 96। अभी इसका रूट ओवर तो होता नहीं है, उसको फैक्टराइज करोगे, 2 2 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा। अभी ये एक पेयरिंग बन गया, ये एक पेयरिंग बन गया, ये नहीं बन पाएगा तो अंदर रहेगा 4√6। हमको पूछा था CD फाइंड आउट करने। क्या फाइंड आउट करने पूछा था? CD। तो हमको CD मिल गया 4√6। बस अगर मैं बोलूँ इम्पोर्टेंट पार्ट है तो ये वाला पार्ट थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रहेगा। देखो मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया हूँ, एक बार देख लो। फर्स्ट पार्ट समझा मैंने क्या किया, पहले पैरेलल प्रूव कर दिया मैंने, ताकि मुझे पैरेललोग्राम टाइम यूज होगा इस वाला। ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। सेम लाइन को अगर 2 परपेंडिकुलर होते हैं, दोनों पैरेलल हो जाएंगे दूसरे को। फिर मैंने सारे मेजरमेंट्स को लेकर हमारा कैलकुलेट कर दिया, ये दोनों साइड क्या होगा, वो दोनों साइड क्या होगा, दोनों मिलेंगे तो क्या होगा। फिर मैंने क्वाड्रिलेटरल लेके, ताकि ये साइड को उठा के मैं यहाँ पे लेके जाऊँ और ये साइड को उठा के यहाँ लेके जाऊँ, तो मैंने उस चीज़ को ले लिया। फिर मैंने ले लिया ऊपर ट्रायंगल CDM में। CDM ट्रायंगल में ये हमको मिल गया इसकी वजह से, और इसकी वजह से ये मिला, तो ये दोनों को माइनस करूँगा तो ये मिल जाएगा। फिर जो थर्ड साइड अननोन मेरे लिए जो क्वेश्चन मार्क था CD, वो तो मेरे पाइथागोरस थ्योरम में मिल जाएगा। ये सबसे डिफिकल्ट था। मैं बोलूँगा इसको 2 से 3 बार जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो। ओके, द नेक्स्ट लेक्चर विल गो फॉर द थर्ड एक्सरसाइज। अभी सब डिफिकल्ट सम कम होते जाएगा धीरे, अभी सब इजी एक्सरसाइज है, इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक डिफिकल्ट है, ऐसे पहले वाला क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है बच्चों। ओके, सो नेक्स्ट विल गो फॉर द थर्ड एक्सरसाइज द नेक्स्ट वीडियो।